हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम। गाइस, मैं आज आपके लिए कुछ राजभाषा के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम रूल 70-72 जो प्रमोशन का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ राजभाषा से क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज मैंने जैसे बहुत सारे व्यूअर्स का मुझ पे कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज़ इंग्लिश में करिए, इंग्लिश में करिए। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा मेहनत करी है ताकि जो इंग्लिश वाले हैं उनकी भी समझ में आ सके। ठीक है। और बहुत से व्यूअर्स मेरा नाम पूछ रहे थे, तो मेरा नाम शोभना सिंह है। ओके, चलिए तो आज हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। कुछ राजभाषा से क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? एट लीस्ट हाउ मेनी रेलवे सर्विसेज शुड बी completed बाय द रेलवे पर्सोनल पार्टिसिपेटिंग द रेलवे मिनिस्टर हिंदी ऐसे कॉम्पिटिशन। मतलब जो हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो रेलकर्मी होते हैं उनकी कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? हम हिंदी निबंध प्रतियोगिता में रेल कर्मी जो भाग लेते हैं उनकी जो रेल सेवा है, मतलब उनकी जो नौकरी है वो कितनी कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद ही वो हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सके। तो बताइए आंसर। आज ऑप्शंस नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ही आंसर बताइए, क्योंकि ऑप्शंस को देखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने आज डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस हैं ताकि आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाए और बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाए। तो बताइए उसकी रेल सेवा कितनी होनी चाहिए? क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 3 मंथ्स, 3 माह। ठीक है। रेल सेवा कितनी होनी चाहिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? 3 मंथ्स, 3 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार के कर्मी को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? मतलब केंद्र सरकार जो होती है वो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो राजभाषा का गौरव पुरस्कार देती है, उसमें जो पहला पुरस्कार होता है वो कितनी राशि का होता है? हाउ मच अमाउंट इज द फर्स्ट प्राइज एंड द राजभाषा गौरव अवार्ड फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय? बताइए कितनी राशि होगी? केंद्र सरकार जो पहला पुरस्कार देती है वो कितनी राशि का होना चाहिए, कितनी राशि का होता है? क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 1 लाख, 1 लाख। ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर? 1 लाख। जो केंद्र सरकार जो है उनका फर्स्ट प्राइज कितना होता है? 1 लाख का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? अभी हम उससे रेलकर्मी के बारे में पूछ रहे थे, अब ये भारत के नागरिकों के बारे में पूछ लिया है कि जो भारत के नागरिक होते हैं उनको हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो राजभाषा का गौरव पुरस्कार मिलता है पहला, वो कितनी राशि मिलती है? हाउ मच अमाउंट इज द फर्स्ट प्राइज अंडर द राजभाषा गौरव अवार्ड फॉर राइटिंग द फंडामेंटल बुक ऑफ नॉलेज साइंस इन हिंदी टू द सिटीजन्स? बताइए कितनी राशि होगी? क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 2 लाख। ओके, क्या होगा हमारा आंसर? 2 लाख। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? जो उत्तराखंड स्टेट है उसकी द्वितीय राजभाषा, यानी कि व्हाट इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की द्वितीय भाषा, उत्तराखंड की सेकंड लैंग्वेज क्या है? बताइए। तो हमारा आंसर होगा संस्कृत। उत्तराखंड की सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होना चाहिए? मतलब जो मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना होती है उसमें जो पुस्तक लिखते हैं तो सामान्यतः वो कितने पृष्ठ की होनी चाहिए, यानी कितने पेज की होनी चाहिए? अंडर द बेसिक बुक राइटिंग अवार्ड्स केम द बुक टू बी कंसिडर्ड शुड बी ऑफ हाउ मेनी पेजेस? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा न्यूनतम 100 पृष्ठ, यानी कि मिनिमम 100 पेजेस। कितने पृष्ठ की होनी चाहिए, कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? 100 पेजेस की, 100 पेजेस की। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? जो तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना है जो दी जाती है वो किसके नाम पर दी जाती है? इन हुज नेम इज अ टेक्निकल फंडामेंटल बुक राइटिंग अवार्ड स्कीम। तो बताइए किसके नाम पर दी जाती है, क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन यानी कि टेक्निकल फंडामेंटल बुक राइटिंग अवार्ड स्कीम किसके नाम पे दी जाती है? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित है? मतलब जो रेल मंत्री है वो हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित किए हैं? हाउ मैनी टाइप्स आर डिटरमाइंड फॉर रेलवे मिनिस्टर हिंदी एसे कॉम्पिटिशन। तो क्या होगा इसमें आंसर बताइए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा कुल 4 पुरस्कार, ठीक है, 2 राजपत्रित एवं 2 अराजपत्रित के लिए, टोटल 4 अवार्ड्स फॉर 2 गैजेटेड एंड 2 नॉन गैजेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? रेलवे बोर्ड की जो सामूहिक पुरस्कार योजना होती है उसके अंतर्गत कितने पुरस्कार निर्धारित हैं, मतलब कितने पुरस्कार आते हैं, कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी अवार्ड्स आर डिटरमाइंड अंडर द कलेक्टिव अवार्ड स्कीम ऑफ द रेलवे बोर्ड। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा कुल 3 पुरस्कार। ठीक है, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कार आते हैं? कुल 3 पुरस्कार, टोटल 3 अवार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। हिंदी डिक्टेशन योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? मतलब जो हिंदी डिक्टेशन योजना होती है क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए, उनके लिए जो हिंदी डिक्टेशन में जो शब्द होती हैं हिंदी के, उनकी संख्या कितनी है ये बतानी है, उन शब्दों की संख्या। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हिंदी वर्ड्स डिस्क्राइब्ड इन हिंदी डिक्टेशन इन द ईयर फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द एरिया ए अंडर द हिंदी डिक्टेशन स्कीम। तो बताइए हिंदी शब्दों की संख्या कितनी होती है जो हिंदी डिक्टेशन योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारी के लिए होती है? तो कितनी होती है बताइए? 20,000। वर्ष में कितनी होती है? 20,000 शब्द, 20,000 वर्ड्स इन अ ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना जो होती है उसमें ग क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है, मतलब कितनी राशि उन्हें दी जाती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अवार्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द एरिया सी अंडर द हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम। बताइए कितनी राशि धनराशि उन्हें दी जाती है ग क्षेत्र के अधिकारियों को? तो हमारा आंसर होगा 5,000 रुपये। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? 5,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? मतलब रेलवे बोर्ड की जो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, मतलब जो रेलवे बोर्ड जो होता है वो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना जो देता है पूर्वोत्तर रेलवे के लिए, ठीक है, तो कितने पुरस्कार निर्धारित है उसके लिए? हाउ मेनी अवार्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज अंडर द रेलवे बोर्ड इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। मतलब व्यक्तिगत नगद कितना देते हैं रेलवे बोर्ड पूर्वोत्तर रेलवे को, ठीक है, ये बताया है, ये पूछा है इसमें। तो बताइए जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जॉब करते हैं उनको तो पता ही होगा। तो हमारा आंसर होगा कुल 4 पुरस्कार, टोटल 4 अवार्ड्स दिए जाते हैं उन्हें। ठीक है, किनको? जो रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना जो होती है पूर्वोत्तर रेलवे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजभाषा नियम 1970 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? जो राजभाषा का नियम है 1970 का वो किस राज्य पर लागू नहीं होता है ये बताना है हमें। द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1970 डज नॉट अप्लाई टू विच स्टेट। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर?
तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो है राजभाषा नियम 1970 लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? मतलब जो सरकारी कामकाज करते हैं मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो स्वतंत्र रूप से वो तीसरा पुरस्कार होता है, वो कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर डूइंग गवर्नमेंट वर्क बेसिकली इन हिंदी, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी गिवन द थर्ड प्राइज इंडिपेंडेंटली? बताइए कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 5 व्यक्तियों को। ठीक है, जो सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि सरकारी कामकाज जो हिंदी में करते हैं, जो तीसरा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो 5 व्यक्तियों को दिया जाता है, टू 5 इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का सूत्र किस महीने में आरंभ होता है? मतलब जो हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम का सूत्र है वो किस महीने में आरंभ होता है, ये पूछा है। इन विच मंथ डज द फॉर्मूला ऑफ रेगुलर हिंदी लैंग्वेज कोर्सेज बिगिन? बताइए कौन से महीने में, कौन से मंथ में शुरू होता है? तो हमारा आंसर होगा जनवरी एंड जुलाई। क्या होगा हमारा आंसर? जनवरी एंड जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? मतलब जो हिंदी प्रबोध परीक्षा होती है उसमें जो 70% से अधिक अंक लेके आता है, उसको जो पुरस्कार के रूप में राशि मिलती है वो कितनी होती है? What is the amount of award to be obtained on passing the Hindi प्रबोध एग्जाम with 70% और more marks? बताइए कितनी राशि होती है? तो हमारा आंसर होगा 1600 रुपये। ठीक है, कितनी होती है? जो हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70% से अधिक अंक लेके आते हैं, 70% से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, तो 1600 यानी कि 1600 रुपये उन्हें दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो 1976 में बनी थी संसदीय राजभाषा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the Parliamentary Official Language Committee constituted in the year 1976? बताइए कौन थे? क्या होगा हमारा आंसर? ओम मेहता। ठीक है, कौन थे? ओम मेहता। ओम मेहता कौन थे? जो 1976 में 1976 में संसदीय राजभाषा समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी कंस्टिट्यूट इन द ईयर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? मतलब अगर किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगानी है तो उसकी याचिका जो है वो किस भाषा में होनी चाहिए? इफ़ अ पर्सन हैज़ टू फाइल अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट, इन व्हाट लैंग्वेज शुड द पिटिशन बी रिटन? कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगानी है तो उसकी याचिका कौन सी भाषा में होनी चाहिए? बताइए। अंग्रेजी में, इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। याचिका किस में लगेगी? ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नियम में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? मतलब ये बताना है हमें कि यह अधिकार किसको है कि वो हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा में दर्जा दे सके। मतलब जो हाई कोर्ट में किसी और लैंग्वेज को, हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज को कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके। हु हैज़ द राइट फ्रॉम द रूल टू गिव हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट? बताइए किसको है ये अधिकार नियम के अनुसार? तो हमारा आंसर होगा राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते उससे पहले राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेनी होगी। मतलब ऐसा सिर्फ राज्यपाल कर सकता है, वो करने से पहले
सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। द गवर्नर मे डू सो प्रोवाइडेड ही फर्स्ट हैज़ टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब पहले उसे प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसा करने के लिए, ठीक है। और कौन कर सकता है ऐसा? राज्यपाल यानी गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मतलब जो संविधान सभा थी उसमें हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? Who presented the proposal to make Hindi the official language in the Constituent Assembly? बताइए किसने किया था, किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। किसने किया था? गोपाल स्वामी अय्यर ने, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? गोपाल स्वामी अयंगर ने क्या किया था? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? मतलब हमें ये लैंग्वेज बतानी है, कौन सी लैंग्वेज जो है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट? बताइए कौन सी लैंग्वेज है? चलिए मैं बता देती हूँ, गुजराती जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? मतलब कोई भी कर्मचारी है वो आवेदन या अपील करता है, वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी में से भी कर सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय कैन मेक एन एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी इंग्लिश अंडर विच रूल इट कम्स? मतलब जो कर्मचारी है वो आवेदन या अपील करता है हिंदी या अंग्रेजी में, तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा नियम 7 का पहला में। किसके अंतर्गत आता है? जो कर्मचारी आवेदन या अपील करता है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो कौन सी नियम के अंतर्गत आता है? नियम 7 के पहले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? मतलब केंद्र सरकार ने हिंदी के विकास के लिए राजभाषा का नियम कब बनाया? When the official language rules were made by the central government for the development of Hindi? बताइए कब बनाया केंद्र सरकार ने हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम? क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होगा 17 जुलाई 1976। क्या होगा? 17 जुलाई 1976। 17 जुलाई 1976 केंद्र सरकार ने हिंदी को राजभाषा, हिंदी के विकास के लिए, ठीक है, हिंदी के विकास के लिए राजभाषा का नियम बनाया था। कब? 17 जुलाई 1976 में। याद रखिए आप लोग, 17 जुलाई 1976 में। इम्पॉर्टेंट डेट है काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? मतलब जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है उसका गठन कब किया गया था? When was the Central Translation Bureau formed? बताइए कब किया गया था केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन? तो हमारा आंसर होगा 1 मार्च 1971। क्या होगा हमारा आंसर? 1 मार्च 1971। क्या किया गया था इसमें? केंद्रीय, एक मिनट, क्या किया गया था? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो फॉर्म कब हुआ था? 1 मार्च 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में, यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राज्यपत्र में अधिसूचित किया जाता है? मतलब केंद्र सरकार का कोई कार्यालय है, उसमें 80% कर्मचारी जो हैं हिंदी का कार्य कर लेते हैं, हिंदी में कार्य कर लेते हैं, हिंदी में काम कर लेते हैं, ऑफिस वर्क जो होता है, तो उस कार्यालय को, तो उस ऑफिस को किस नियम के तहत
कौन से नियम के तहत राज्य पत्र में अधिसूचित किया जाता है? इफ 80% ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस acquire knowledge of Hindi, then under which rule is their office notified in the state paper? बताइए कौन से नियम के अंतर्गत आएगा ये? तो हमारा आंसर होगा नियम 10 के चौथे में, मतलब 10 जो नियम है उसके 4th पार्ट में, नियम 10 के चौथे में आएगा। क्या आएगा? अगर केंद्र सरकार का कोई ऑफिस जो है उसमें 80% से ज़्यादा कर्मचारी जो है हिंदी में काम कर लेते हैं तो उनका ऑफिस जो है राज्य पत्र में अधिसूचित किया जाता है। कौन से नियम के तहत? नियम 10 का चौथे में, नियम 10 का 4th पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बताइए, इन विच स्टेट इज़ द डोगरी लैंग्वेज स्पोकन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आ भी जाना चाहिए। यस, हमारा आंसर होगा, क्या होगा हमारा आंसर? यस, हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा हमारा आंसर? जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इन विच स्टेट इज़ द डोगरी लैंग्वेज स्पोकन? जम्मू कश्मीर। तो चलिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते रहे, इस तरह की वीडियो मिलते रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन से हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।